तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा स्रोत है वो सिर्फ एक प्राचीन श्लोक है, लेकिन यकीन मानिए ये एक श्लोक दबाव में लीडरशिप की एक ऐसी कहानी खोलकर रख देता है जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। आइए देखते हैं कैसे। और यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी पड़ताल की जड़ है। जब कोई लीडर मुश्किल में होता है तो उसका जो सबसे पहला एक्शन होता है वो क्या दिखाता है? क्या वो उसका आत्मविश्वास दिखाता है या फिर वो कुछ और ही छिपा रहा होता है? चलिए इस पुरानी कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए पहले सीन को समझते हैं। कल्पना कीजिए एक सिंहासन के कमरे की, जहां एक राजा है धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकता और वो बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा है। उसके पूरे राज्य का भविष्य एक बहुत बड़े युद्ध पर टिका है और वो बेचारा सिर्फ सुन सकता है, देख नहीं सकता। मतलब सब कुछ दांव पर लगा है। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि राजा देख नहीं सकते थे। स्रोत बताता है कि वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे, जिसका मतलब है वो अपने ही बेटों की गलतियों के अंजाम को देख पाने में नाकाम थे। उन्हें इस बात का भी डर था कि जिस पवित्र धरती पर यह युद्ध हो रहा है, कहीं वो उनके अधर्मी बेटों के ही खिलाफ ना चली जाए। तो समझिए कि ये एक ऐसा राजा है जो अंदर से डर से भरा हुआ है। और देखिए, यही एंट्री होती है संजय की, जो राजा के सारथी हैं और उन्हें रिपोर्ट दे रहे हैं। वो राजा की घबराहट को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वो बिना बात घुमाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बताते हैं कि युद्ध के मैदान पर राजा का बेटा दुर्योधन आखिर कर क्या रहा है। तो अब सिंहासन के कमरे से निकलकर सीधा चलते हैं बैटलफील्ड पर। संजय अपनी पहली रिपोर्ट में क्या बताते हैं? वो बताते हैं राजा दुर्योधन के सबसे पहले कदम के बारे में। और ये रहा वो श्लोक। पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? एक राजा ने हालात का जायजा लिया और अपने कमांडर से बात करने चला गया। एक नॉर्मल सी प्रक्रिया। लेकिन क्या बात इतनी ही सीधी है? तो दुर्योधन ने क्या किया? उसने देखा, वो पास गया और उसने बोलना शुरू किया। स्टेप 1, 2, 3। ऊपर से देखने पर तो एक बहुत ही रिश्तानिष्ठ लीडरशिप की तरह लगता है। दुश्मन को देखो, अपने कमांडर के पास जाओ और रणनीति बनाओ। बिल्कुल वैसा ही जैसा एक लीडर को करना चाहिए। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। स्रोत हमें बताता है कि इसकी एक और गहरी परत है। ये सिर्फ एक मिलिट्री मूव नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मूव था। आइए देखते हैं क्यों। जरा सोचकर देखिए, दुर्योधन राजा है। वो चाहता तो वहीं से आदेश दे सकता था, लेकिन नहीं, वो खुद चलकर अपने कमांडर के पास जाता है। ये कदम दिखाता है कि वो हालात की गंभीरता को समझ रहा है। मतलब ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक चाल लगती है। असल में स्रोत में तो सीधे सीधे कहा गया है, इसलिए वह एक राजनीतिज्ञ होने के लिए काफी उपयुक्त था। तो पहली नजर में तो यही लगता है कि दुर्योधन एक बहुत चालाक राजनीतिज्ञ है जो दबाव में बिल्कुल सही कदम उठा रहा है। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? क्या वो अंदर से भी उतना ही शांत और हिसाब किताब लगाने वाला है जितना बाहर से दिख रहा है? तो चलिए अब हम इस दिखावे के पीछे की असली सच्चाई को देखते हैं, क्योंकि स्रोत के अनुसार इस राजनीतिक चाल के मुखौटे के पीछे असल में कुछ और ही छिपा था। स्रोत इसे कहता है कूटनीतिक दिखावा। अब ये होता क्या है समझिए। ये एक तरह का मुखौटा है जो लीडर पहनते हैं, एक बाहरी दिखावा जो उनकी असली भावनाओं, उनकी असली सोच को छिपा लेता है। और बस यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। बाहर से देखने पर तो एक बहुत ही काबिल और राजनीतिक लीडर नजर आता है, लेकिन अंदर स्रोत हमें बताता है कि असली हकीकत कुछ और ही थी। वो था डर। उसकी ये तथाकथित रणनीतिक चालें असल में दुश्मन की ताकत को देखकर जो चिंता पैदा हुई थी, उसे छुपाने का एक तरीका थी। तो देखिए असली सबक यहाँ क्या मिलता है। कभी कभी किसी लीडर का जो सबसे मजबूत दिखने वाला पहला कदम होता है ना, वो असल में उसके गहरे डर को छुपाने का एक मुखौटा हो सकता है। हमें जो दिखता है वो रणनीति होती है, लेकिन जो महसूस किया जा रहा है वो डर होता है। और ये सारी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है कि लीडरशिप में रणनीति और डर के बीच की ये जो लकीर है वो आखिर कितनी पतली होती है।